हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फिर से मेरे इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक को शुरू करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस। और आज का क्लास में हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग माइंड और बिहेवियर को समझेंगे, ठीक है। देखिए, साइकोलॉजी वाज वंस कॉल्ड द साइंस ऑफ माइंड। एक समय में क्या होता था कि साइकोलॉजी लोग क्या किस पे फोकस करते थे? माइंड पर फोकस करते थे, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान, ठीक है। तो साइकोलॉजी एक्चुअल में है क्या, होता क्या है? तो जब आपका नया नया जब साइकोलॉजी जब था, तो व्हाट इज माइंड के बारे में हम लोग स्टडी करते थे एक समय में, ठीक है। लॉन्ग एगो साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड। मतलब कुछ समय पहले, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत साल पहले, साइकोलॉजी को कैसे हम लोग डिफाइन करते थे? साइंस ऑफ द माइंड, यानी मन का विज्ञान। साइकोलॉजी को हम लोग डिफाइन करते थे मन का विज्ञान, यानी कि मन को समझने का विज्ञान, है ना। जब हम लोग मन को समझते थे, जब हम लोग मन को स्टडी करते थे, तो उस समय साइकोलॉजी को हम लोग डिफाइन करते थे साइंस ऑफ द माइंड, यानी कि साइंस ऑफ द माइंड, यानी कि मन का विज्ञान। बट लेटर साइकोलॉजिस्ट स्टॉप्ड यूजिंग द वर्ड माइंड फॉर सम टाइम, है ना। इसका मतलब क्या है कि लेकिन कुछ समय बाद, यानी कि जब आपका समय जब बदला, है ना, तो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या किया, जो हम लोग जो बोलते थे मन का विज्ञान, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, साइकोलॉजिस्ट लोग ये बोलना बंद कर दिया, है ना। अब क्यों बंद कर दिया, इसका रीज़न देखिए। द माइंड कैन नॉट बी सीन, यानी कि हम लोग माइंड को देख नहीं सकते। पहला तो रीज़न ये हो गया, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या था? इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड लोकेशन इन द बॉडी। और दूसरा रीज़न क्या था कि इसका कुछ लोकेशन नहीं है, हमारा जो बॉडी उसमें हम लोग कहीं लोकेट नहीं कर सकते। जो माइंड जो है वो कहाँ है, आप उसको पता लगा नहीं सकते, है ना। तो दूसरा रीज़न आपका क्या बन गया? इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड लोकेशन इन द बॉडी, ठीक है। और तीसरा रीज़न, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टडी द माइंड साइंटिफिकली। और तीसरा रीज़न क्या बना है कि हम लोग माइंड को साइंटिफिकली हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए, साइंटिफिकली का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप उसको स्टडी करना है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, फिर उसको ऑब्जर्व करना, फिर उसको एनालाइज करना, है ना। तो फिर हम लोग किसी कंक्लूजन में आते हैं। तो माइंड को हम लोग साइंटिफिकली हम लोग उसको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पहला रीज़न क्या हुआ कि हम लोग माइंड को देख नहीं सकते हैं। और अगर हम लोग उसको देख नहीं सकते तो फिर स्ट्रक्चर, उसका शेप क्या है, वो भी हम लोग को पता नहीं लगेगा। जब किसी चीज़ का अगर आपको शेप नहीं पता है या उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो फिर आप साइंटिफिकली आप स्टडी कैसे करेंगे, है ना। और दूसरा रीज़न क्या हुआ, इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड लोकेशन इन द बॉडी। मतलब कि जो माइंड है उसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। हमारा बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो शरीर है उस पर इस हिसाब पर माइंड मतलब है, यानी कि माइंड वहाँ पर उसको एक फिक्स लोकेशन यानी कि मौजूद है ना। आप बोल नहीं सकते, क्योंकि जब वो दिखता ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस जगह पर माइंड को रखा गया है ना। और तीसरा रीज़न क्या बना आपका, इट वाज डिफ़िकल्ट टू स्टडी द माइंड साइंटिफिकली। और जब वो दिखता ही नहीं है, जब उसको लोकेशन ही नहीं है, तो फिर आपका तीसरा कंक्लूजन क्या बना, इसलिए क्या हुआ, बहुत ही मुश्किल हुआ उसको स्टडी करने में, यानी कि साइंटिफिकली। यानी कि जब हम उसको माइंड को देख ही नहीं सकते हैं और उसको हम लोकेट कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर हम उसको साइंटिफिकली स्टडी कैसे करेंगे? साइंटिफिकली का मतलब क्या होता है कि उसका एक ऑब्जर्वेशन जब हम लोग करेंगे तो एक वो दिखना चाहिए, वो चीज़ दिखना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, है ना। और जब वो दिखता ही नहीं तो फिर हम उसको शेप कैसे दिखाएंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे, या स्ट्रक्चर कैसे हम उसको स्टडी करेंगे, है ना। और जब ये चीज़ होता ही नहीं तो फिर हम उसको साइंटिफिकली स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है। सो साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग बिहेवियर इंस्टेड ऑफ माइंड। तो क्या हुआ बाद में, जब ये पता लग गया कि हम लोग माइंड को स्टडी नहीं कर सकते, हम लोग माइंड को लोकेट नहीं कर सकते, हम लोग माइंड को देख नहीं सकते, तो ये जो पहला जो था आपका साइंस ऑफ माइंड, यानी कि मन का विज्ञान, जो हम लोग पहले समय में जब बोलते थे, तो ये जो कॉन्सेप्ट जो था वो आपका ख़त्म हो गया। फिर अब बाद में साइकोलॉजिस्ट लोग एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, क्या? बिहेवियर। अब क्या करेंगे हम लोग, माइंड की जगह हम लोग बिहेवियर को स्टडी करेंगे, क्योंकि बिहेवियर दिखता है ना। बिहेवियर मतलब कि हम लोग जो भी रिएक्ट करते हैं, एक्शन जो करते हैं, वो दिख रहा है, एक्सप्रेशन, पर्सनालिटी, वो सब क्या दिखता है ना। लेकिन माइंड दिखता नहीं है। तो क्या हुआ कि कुछ साल बाद क्या हुआ कि जो साइंस ऑफ माइंड का जो कॉन्सेप्ट जो था, जो मन का विज्ञान जो था, वो हट के फिर हम लोग क्या किए, साइकोलॉजिस्ट लोग क्या किया कि बिहेवियर पर फोकस करने लगा। तो लास्टली क्या हुआ कि जो हम लोग माइंड को जो स्टडी करते थे, वो हट के अब हो गया
स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना, यानी कि अब हम लोग बिहेवियर पर फोकस करेंगे, अब हम लोग बिहेवियर को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, माइंड कैम बैक इनटू साइकोलॉजी। फिर क्या हुआ कि बाद में फिर जैसे जैसे आपका समय बीतता गया, फिर जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट था वो फिर वापस आ गया, है ना। अब वो वापस कैसे आ गया, वो आप देखिए। हाँ, लेटर बाद में साइंटिस्ट लाइक रोजर स्पेरी एंड रोजर पेनरोज हेल्प ब्रिंग द आइडिया ऑफ माइंड, है ना। यानी कि जो साइंटिस्ट जो थे रोजर स्पेरी एंड रोजर पेनरोज, दोनों ने मिलकर एक मदद क्या किया कि माइंड को वापस हम लोग लाएंगे। जो पहले हम लोग जो आइडिया जो था माइंड का, जो कॉन्सेप्ट जो था, हम लोग जो स्टडी जो करते थे माइंड को, है ना, फिर हम लोग उसको वापस हम लोग लाएंगे, फिर हम लोग कोशिश करेंगे उसको स्टडी करने का, है ना, यानी कि बैक इनटू साइकोलॉजी, है ना। तो फिर साइकोलॉजी में क्या हुआ कि हम लोग जो आइडिया जो कॉन्सेप्ट था माइंड का, वो फिर साइकोलॉजी में वापस आ गया, ठीक है ना। अब वापस क्यों आया देखिए, अभी के समय में नाउ मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट, अभी जितने भी जो साइंटिस्ट जो लगे उनका एक विश्वास है कि वन डे वी मे क्रिएट ए यूनिफाइड थ्योरी ऑफ द माइंड। यानी कि अभी के समय में साइंटिस्ट को एक बिलीव है, एक विश्वास है कि एक दिन हम लोग क्या करेंगे, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ माइंड को समझ जाएंगे, यानी कि हम लोग क्रिएट कर लेंगे। पहले का समय जब साइकोलॉजी जब नया नया जब बना था, तो उस समय हम लोग क्या बोलते थे, मन का विज्ञान, है ना। लेकिन जब हम लोग मन को स्टडी करने लगे, जब मन का जो स्ट्रक्चर है जब उसको ऑब्जर्व करने लगे, तो फिर हम लोग क्या पता चला है कि माइंड का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई शेप नहीं, कोई लोकेशन नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते जब आपको लग गया कि इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, है ना, तो क्या होगा फिर, एट लास्ट में क्या करेंगे, उस चीज़ को आप छोड़ देंगे। तो वैसा ही जब आपका नया नया जब साइकोलॉजी जब बना था, तो एक होता ना कि उत्साह होता है कि अब हम लोग माइंड को पढ़ेंगे, हम लोग माइंड को स्टडी करेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे जैसे आपका समय बीतता जा रहा था, तो जितने भी जो साइंटिस्ट लोग थे, जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट लोग जो थे, वो एक निष्कर्ष में क्या आया कि हम लोग माइंड को स्टडी कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई सेप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड को हम लोग देख ही नहीं सकते, है ना। पहला रीज़न तो आपको ये बना। फिर दूसरा रीज़न क्या बना कि ये कौन सा जगह पर मौजूद है ना। जैसे हमारा जो बॉडी है, तो हमारा पूरा बॉडी में माइंड कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है, तो ये भी ढूंढने में लोग मतलब सक्सेस नहीं हुआ, है ना। तो फिर दूसरा रीज़न आपका ये बना। तो फिर एक उन लोग कंक्लूजन में क्या आया कि अब हम लोग माइंड को साइंटिफिकली हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जब कोई उस चीज़ का कोई लोकेशन ही नहीं है, तो फिर हम लोग उसको साइंटिफिकली स्टडी कैसे करेंगे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि साइकोलॉजिस्ट लोग, साइंटिस्ट लोग क्या किया, जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट जो था उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। फिर जैसे उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, फिर उस समय पे क्या हुआ कि नया कॉन्सेप्ट को लोग फोकस किया, वो आपका बिहेवियर, यानी कि अब हम लोग बिहेवियर को स्टडी करेंगे, क्योंकि बिहेवियर आपका दिखता है, हम लोग को जो एक्सप्रेशन जो होता है, हम लोग को जो चाल ढाल जो होता है, वो सब दिखता है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट लोग क्या किया है कि हम लोग बिहेवियर को स्टडी करेंगे। जब लोग बिहेवियर को जब स्टडी कर रहा था, तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट जो पहले जो था, वो फिर से साइकोलॉजी में वापस आ गया। और जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट जो था, जो माइंड का जो आइडिया जो था, वो कौन वापस लाया, रोजर स्पेरी, है ना, ये रोजर स्पेरी और रोजर पेनरोस, है ना। वो क्या क्या जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट जो था उसको फिर वापस लाया कि हम लोग फिर से हम लोग कोशिश करते हैं ना। एक कभी कभी होता है ना कि हम लोग जब हार जाते हैं, तो कुछ समय बाद या कुछ साल बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक बार हम लोग अटेम्प्ट करके देखते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ गया कि ये एग्ज़ाम तो पर निकलने वाला नहीं है ना। लेकिन जब आपका समय बीतता है, जब आपका महीना बीतता है, तो फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं ना। उसके बाद फिर आप क्या रियलाइज़ करते हैं कि चलो भाई फिर से एक बार अटेम्प्ट करके देख ही लेते हैं, है ना, कि इस बार देख कोशिश करते हैं कि वाकई में मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो वैसे ही क्या हुआ कि आपका जो साइंटिस्ट जो थे रोजर स्पेरी और रोजर पेनरोज ने क्या किया, जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट जो उस समय जो ख़त्म हो गया था, फिर से वो जो माइंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ने मिलकर उस कॉन्सेप्ट को फिर वापस लाया। और किस उम्मीद से वापस लाया कि एक समय हम लोग इतिहास रचेंगे, कि हम लोग यूनिफाइड थ्योरी ऑफ द माइंड को स्टडी कर ही लेंगे, है ना। वन डे वी मे क्रिएट ए यूनिफाइड थ्योरी ऑफ द माइंड, यानी इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग माइंड को समझ ही जाएंगे, हम लोग मन को समझ ही जाएंगे, और मन का जितना भी जो हिस्सा जो होता है, वो एकजुट होकर कैसे काम करता है ना। जैसे कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को हम लोग एक मानते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर भी बहुत सारा पार्ट है ना, जैसे कि आपका हो गया सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, है ना। तो ये ब्रेन का एक हिस्सा होता है ना। तो ब्रेन को हम लोग स्टडी करना आसान है, क्योंकि ब्रेन आपको दिखता है ना, और ब्रेन
कहाँ पर लोकेट है, आपका माथा में है, हेड में, है ना। तो ये एक आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। तो लेकिन क्या हुआ है कि जो माइंड है वो दिखता ही नहीं है, तो फिर आप उसको साइंटिफिकली स्टडी कैसे करेंगे, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो कॉन्सेप्ट जो था माइंड को समझने का वो ख़त्म हो गया। लेकिन रॉजर एंड स्पेरी ने क्या किया और रॉजर एंड पेनरोज ने क्या किया, दोनों दोनों मिल के क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को फिर से जिंदा किया। किस उम्मीद से कि एक दिन हम लोग क्या करेंगे, मन को समझ जाएंगे और मन के अंदर का जितना भी जो हिस्सा जो होता है उसको भी हम लोग समझने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। तो उसी चीज़ को क्या बोलता है, जब हम लोग मन को अच्छा से हम लोग स्टडी कर लेंगे और मन के अंदर कितना क्या क्या हिस्सा होता है अगर उसको हम लोग स्टडी कर लेंगे तो एक डिफिनेशन बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड थ्योरी ऑफ द माइंड, यानी कि मन को एकजुट समझना। मन के अंदर जितना भी जो हिस्सा होता है उसको यूनाइट करके हम लोग एकजुट समझ सकते हैं, ताकि हम लोग समझ सके कि माइंड आपका काम कैसे करता है, ठीक है ना। बट दिस गोल इज स्टिल फार इन द फ्यूचर, लेकिन ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो था, जो साइंटिस्ट लोग जो था, कि ये जो ऑब्जेक्टिव जो था, गोल जो था, वो अभी भी बहुत दूर है। हम लोग सोच तो लिए, हम लोग विश्वास तो कर लिए, हम लोग बिलीव तो कर लिए कि एक समय हम लोग माइंड का जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन अभी भी ये जो समझने का जो क्षमता वो अभी भी बहुत दूर है, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है मे भी हम लोग फ्यूचर में समझ सके, है ना। फिर भी एक प्रैक्टिकल एक होता ना कि हम लोग थ्योरी बना लिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग भविष्य में हम लोग उसको पा लेंगे, यानी कि मन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया जो है मन का, वो हम लोग एक न एक दिन हम लोग उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। लेकिन फिर भी ये जो उम्मीद है वो अभी भी बहुत दूर है, यानी कि भविष्य में, ठीक है ना। अब देखिए, इज माइंड द सेम एज ब्रेन। अब ये क्या बोलता है कि क्या जो माइंड है वो ब्रेन दोनों सेम है, माइंड और ब्रेन क्या दोनों सेम है। कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, माइंड और ब्रेन दोनों सेम है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो माइंड और जो ब्रेन है वो आपका सेम नहीं है। माइंड आपका मन हो जाता है और ब्रेन आपका दिमाग हो जाता है ना। तो नो, माइंड एंड ब्रेन आर नॉट द सेम। तो जवाब क्या है कि नहीं, माइंड और ब्रेन दोनों सेम नहीं है। और सेम क्यों नहीं है, तो उसका बहुत सारा कारण देखें। ब्रेन यानी कि दिमाग, फिजिकल ऑर्गन इनसाइड दी हेड, ये एक फिजिकल ऑर्गन है जो हमारा माथा में मौजूद है ना। आपका जो माथा है, आपका जो हेड है, वहाँ पर ब्रेन है, लोकेट किया गया है ना, एक फिजिकल ऑर्गन है। आप ब्रेन को देख सकते हैं ना। अगर हम आपसे पूछे कि ब्रेन कहाँ है, तो आप अपने हाथ से या इशारे से बता सकते हैं कि ब्रेन आपके माथा में है ना। लेकिन माइंड, इसका कोई लोकेशन नहीं है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है। माइंड क्या है, आप एक थॉट्स है, फीलिंग्स है, मेमोरीज है, इमेजिनेशन है। तो जो थॉट्स है वो तो मन में चलता है, फीलिंग्स जो आप महसूस करते हैं, तो महसूस करने का जो आप जो महसूस कर रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, उसका कोई शेप है, उसका कोई स्ट्रक्चर है, बस फीलिंग के कम या ज़्यादा, है ना। और वैसे आपका मेमोरीज, इमेजिनेशन, तो ये कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। ये जो थॉट्स, फीलिंग, मेमोरीज, इमेजिनेशन, ये कोई आपका फिजिकल ऑर्गन नहीं है ना। तो माइंड क्या है कि कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, माइंड को आप लोकेट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस आपका यही है, अंतर यही है कि माइंड ब्रेन से अलग इसलिए है क्योंकि ब्रेन को हम लोग देख सकते हैं, माइंड को हम लोग देख नहीं सकते। ब्रेन का एक जगह है, एक लोकेशन है जहाँ उसको आप बता सकते हैं कि इस जगह पर मौजूद है। लेकिन माइंड का कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है, पूरा शरीर में कहाँ माइंड है आप बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन एक ये भी सच है कि जो मन है वो ब्रेन के बिना एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ब्रेन है तभी माइंड है ना। तो लास्टली क्या है कि माइंड कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। हमारा जो मन है वो दिमाग के बिना एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। लेकिन जो दोनों का जो अंतर है सेम नहीं है ना। लेकिन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन ये जो माइंड और जो ब्रेन है वो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग अलग आइडियाज़ है। लेकिन ब्रेन के बिना माइंड आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर ब्रेन है तो माइंड है ना। आप देखिए एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। एग्जाम्पल शोइंग माइंड एंड ब्रेन आर डिफरेंट। और कुछ उदाहरण से हम लोग ये देख सकते हैं कि माइंड और ब्रेन आपका दोनों अलग अलग है। आप देखिए किस तरह। लेकिन जो माइंड है वो ब्रेन के बिना रह नहीं सकता, ये बात सच है। लेकिन फिर भी माइंड एक अलग डिफिनेशन है
और ब्रेन आपका अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो एग्जांपल से देखिए, विजन विदाउट विजुअल ब्रेन पार्ट, है ना, विजुअल ब्रेन पार्ट। अब ये क्या बोलता है देखिए, सम पीपल हैड द ऑसिपिटल लॉब्स विजन पार्ट ऑफ ब्रेन रिमूव्ड। एक रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि ऑसिपिटल लॉब्स क्या है देखिए, ऑसिपिटल लॉब्स एक ब्रेन का एक पार्ट, एक हिस्सा, यानी आपका ब्रेन का जो पीछे का जो हिस्सा जो होता है ना, हम लोग उसको बोलते हैं ऑसिपिटल लॉब्स, ठीक है। तो रिसर्च में क्या हुआ है कि ऑसिपिटल लॉब्स जो होता कुछ वजह से उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। जो जिस वो क्या करता है कि मदद करता है देखने में, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग टीवी देख रहे हैं या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑसिपिटल लोब्स का काम क्या होता है कि उस विजुअलाइज जो हम लोग जो देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना, उस ऑब्जेक्ट को समझना, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई कलर है, आप कलर को डिफाइन कैसे करेंगे कि ये कलर रेड है, ये कलर ब्लैक है या वाइट है ना। तो ऑसिपिटल लॉब्स क्या करता है कि उसको डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या आप किसी इंसान को देख रहे हैं या आप प्रकृति को देख रहे हैं, तो ऑसिपिटल लॉब्स क्या करता है कि उसको स्पेसिफिक करता है कि आप जो देख रहे हैं ये है क्या एक्चुअल में, है ना। तो ऑसिपिटल लॉब्स क्या करता है कि वो डिफ्रेंशिएट करता है, आप जो भी देखते हैं उसको स्टडी करता है, मतलब कि वो एक मदद करता है कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है ना। लेकिन जब ऑसिपिटल लॉब्स क्या हुआ, जब इसको रिमूव कर दिया गया किसी भी कारण की वजह से, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये देखा गया कि दे कुड रिस्पॉन्ड टू विजुअल सिग्नल। अगर ऑसिपिटल लॉब्स क्या हुआ है कि जो ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा जो होता है, जो देखने में जो मदद करता है, तो ये जो पार्ट को रिमूव करने के बाद भी लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं विजुअल सिग्नल्स को, है ना। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप बीमार पड़ गया, ठीक है ना, तो जब आपको जब ज़्यादा जब दर्द होता है तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं ना, तो जब इंजेक्शन जब देते हैं तो वो दर्द खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए, है ना। तो एक सिग्नल जो था, पेन जो सिग्नल जो होता है, पहले आप जब बीमार थे तो वो जो दर्द जो था बॉडी का, वो सिग्नल ब्रेन को पहुंचता था, फिर ब्रेन क्या करता था, पेन को एक्सपीरियंस करता था, ठीक है ना। वो जो पेन जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक जाता था, लेकिन कुछ इंजेक्शन देने की वजह से क्या हुआ कि वो जो पेन का जो दर्द है वो ब्रेन तक नहीं जा पाता, है ना। तो कुछ समय क्या होता है कि पेशेंट कुछ समय के लिए वो अच्छा फील करता है, ठीक है ना। तो वही सिग्नल क्या हुआ कि ऑसिपिटल लॉब्स क्या होता है कि एक हिस्सा होता है ब्रेन का, एक हिस्सा पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप कुछ देखते हैं तो उसका जो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑसिपिटल लॉब तक जाता है, फिर क्या करता है उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है ना। जैसे कलर कलर को डिफ्रेंशिएट करना और किसी ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट करना। लेकिन क्या हुआ कि जब ऑसिपिटल लॉब्स को हटा दिया गया, फिर भी क्या हुआ कि लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं विजुअल सिग्नल्स को, फिर भी वो देख पा रहे हैं ना। फिर भी क्या हो रहा है कि फिर भी वो लोग गेस कर पा रहे हैं, दे कुड गेस लोकेशन इन सब ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑसिपिटल लॉब्स को रिमूव करने के बाद भी, हटाने के बाद भी लोग गेस कर पा रहे हैं लोकेशन का भी और सेव ऑब्जेक्ट्स का भी, ठीक है, कि जगह का, ठीक है। दिस शोड दैट द माइंड स्टिल वर्क इवन आफ्टर डैमेज। अब क्या है कि ये क्या दर्शाता है, कंक्लूजन क्या आया कि जब आपका फिजिकल पार्ट डैमेज होने के बाद भी माइंड आपका फिर भी काम करता है ना। ऑसिपिटल लॉब्स को हटाने के बाद भी, यानी कि ब्रेन डैमेज होने के बाद भी हमारा जो मन है वो फिर भी काम कर सकता है, ठीक है। हाँ, दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2, फैंटम आर्म, है ना, फैंटम आर्म, वेरी फेमस केस। वन एथलीट लॉस्ट हिज आर्म इन एन एक्सीडेंट। तो एक एथलीट थे जो एक्सीडेंट में वो अपना एक हाथ खो देता है, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जांपल जो कि बहुत फेमस है, वन एथलीट लॉस्ट हिज आर्म इन इन एन एक्सीडेंट, यानी कि एक एथलीट जो थे वो एक्सीडेंट के दौरान में वो अपने एक हाथ खो देते हैं, बट ही स्टिल फेल्ट दैट हिज आर्म वॉज प्रेजेंट। लेकिन वो फिर भी क्या महसूस करते हैं कि उसका हाथ थे, मतलब फिजिकली क्या हुआ कि वो अपना हाथ को खो देता है, लेकिन हाथ खो देने के बाद भी उसको ऐसा फील होता है कि मेरा हाथ है ना। लेकिन वो जबकि वहाँ पर हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरा हाथ है। फेल्ट मूवमेंट इन दी मिसिंग आर्म, और फिर भी वो महसूस कर रहा है कि मेरा हाथ में कुछ मूवमेंट हो रहा है ना। वो हाथ तो वो खो दिया, लेकिन फिर भी वो फील कर पा रहा है कि हम अपना हाथ को मूव कर सकते हैं, है ना। ट्राई टू पिक अप कॉफ़ी विद द इमेजिनरी आर्म, वो फिर भी कोशिश करता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो एथलीट है कभी कभी वो रेस्टोरेंट जाते हैं या घर में, है ना, तो वो फिर भी कभी कभी कोशिश करते हैं
कि वो कॉफ़ी उठाने का है ना, वो इमेजिनरी आर्म, यानी कि एक्चुअल में उसका हाथ तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हो, इमेजिन करते हैं कि हम अपना जो खोया हुआ हाथ से भी हम कॉफ़ी को उठा सकते हैं, क्योंकि वो इमेजिन कर रहे हैं कि काश हम उठा लेते हैं ना, लेकिन फिर भी उसको फील होता है कि मेरा हाथ है, लेकिन जबकि वो एक्चुअल में क्या उसका हाथ नहीं है, फिर वो इमेजिन कर रहा है कि मेरा हाथ है। ऐसा भी एग्जाम्पल है ना। और जो इमेजिनरी आर्म जो होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फैंटम लिम्ब। जो वो सोचते हैं कि मेरा हाथ है, जैसे कि एक्चुअल में लेकिन वो नहीं है। जो चीज़ को कल्पना करना है ना, जैसे कि पहले आपका हाथ था लेकिन अभी हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा हाथ है, तो इस इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं, फैंटम लिम्ब। ठीक है। इट शोज द माइंड स्टिल रिमेंबर्स द आर्म इवन इफ द आर्म इज गॉन। ये दिखाता है कि हमारा जो मन है फिर भी वो दर्शाता है कि हमारा हाथ है, लेकिन जबकि वो हाथ है ही नहीं। मतलब प्रेजेंट में वो हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो मन हमारा जो माइंड है, वो याद दिलाता है कि हमारा हाथ एक्चुअल में है ना, लेकिन जबकि रियलिटी क्या है कि हाथ नहीं है। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, है ना, थिंकिंग पेरेंट्स वेयर डुप्लीकेट्स, ए यंग मैन इंजर्ड हिज ब्रेन, है ना। एक जो जवान जो लड़का जो है, उसको माथा में चोट लग जाता है ना, माथा में चोट लग जाता है, कुछ हिस्सा में उसको चोट लग जाता है। तो आफ्टर रिटर्निंग होम ही बिलीव हिज पेरेंट्स वेयर फेक कॉपीज, ही थॉट दे वेयर इम्पोस्टर्स, है ना। मतलब क्या होता है कि एक जो जवान जो लड़का जो है, उसको माथा में कोई भी हिस्सा में उसको चोट लग जाता है, लेकिन जब वो वापस जब घर आता है तो उसको लगता है कि मेरा जो पेरेंट है, मेरा जो मम्मी पापा है, माता जो पिता है, वो मेरे अपने नहीं है, वो फेक है, यानी कि डुप्लीकेट है ना। कभी कभी उसको लगता है कि ये मेरा माँ बाप नहीं है, कोई और है भाई, मेरा असली माँ बाप कोई और है, लेकिन ये नहीं है। जबकि रियलिटी में क्या है कि उसका अपना ही माँ बाप है, लेकिन उसका दिमाग में कुछ हलचल की वजह से या चोट की वजह से क्या हुआ, उसको लगता है कि वो फेक कॉपीज है, यानी कि डुप्लीकेट है, वो असली माँ बाप ये लोग नहीं है, कोई और है। ठीक है। दिस हैपेंड ड्यू टू ब्रेन डैमेज बट हिज थिंकिंग माइंड was स्टिल एक्टिव इन ए कन्फ्यूज्ड वे। ये क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कभी कभी होता है ना कि जब हम लोग को जब ज़्यादा चोट लग जाता है माथा में, तो किसी को याद नहीं रहता है ना, कभी कभी क्या होता है, मेमोरीज भी चला भी जाता है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, एक जवान जो लड़का जो था, उसका दिमाग में उसको चोट लग गया, और चोट लगने के बाद जब वो घर जब वापस आता है, तो वो अपना ही रियल माँ बाप को देखता है, और उसी रियल माँ बाप को देखने के बाद ही क्या बोलता है, ये मेरे अपने माँ बाप नहीं है, ये एक फेक है, एक डुप्लीकेट है, ये मतलब ये मेरे रियल माँ बाप नहीं, लेकिन जबकि वो रियल माँ बाप ही है उनके। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको दिमाग जो ब्रेन जो डैमेज हो गया है ना, उसका दिमाग में चोट लगने की वजह से, लेकिन फिर भी माइंड उसका काम कर रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज तरीके से, यानी कि कंफर्मेशन नहीं है ना, कंफ्यूज है, मतलब कि उस शक के दायरे पर वो अपना रियल माँ बाप को एक शक के दायरे पर देखता है ना। जब आपके दिमाग में कुछ चोट लग जाता है, लेकिन मन फिर भी स्टिल एक्टिव है ना, उसका मन एक्टिव होने की वजह से भी वो क्या कर रहा है, वो अपना माँ बाप को पहचान नहीं पा रहा, उसको लग रहा है कि डुप्लीकेट है। लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि उसका ब्रेन डैमेज हो गया चोट लगने की वजह से। और माइंड क्या करता है कि वो देख रहा है ये मेरा असली माँ बाप नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज वे में देखता है ना। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम लोग शक की निगाहें से देखते हैं। जब मान लीजिए आप, कभी कभी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप कल कुछ खाएं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कल का कुछ मोमेंट है, कल का जो मेमोरीज आपको याद नहीं रहता है, और जब आपको कुछ याद नहीं रहता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप मे भी बोलते हैं कि कल मे भी हो सकता है कल हम ये पहने थे, हो सकता है कल को हम ब्लैक ड्रेस पहने थे या रेड ड्रेस पहने थे, है ना। कभी कभी कन्फ्यूज़ होते हैं ना, जब आप कुछ कन्फर्मेशन नहीं देते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं ना। तो वैसे ही क्या हुआ कि एक जो यंग जो लड़का है, उसको माथा में चोट लग जाता है, फिर वो जब वापस जब घर आता है, तो अपना ही रियल पेरेंट को देखकर क्या बोलता है कि ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, ये डुप्लीकेट है। ठीक है ना। और देखिए अभी का देखिए, ऑल बिलीव वर्सेस न्यू बिलीफ। ऑल बिलीव, पहले का जो विश्वास जो था वो क्या था कि साइंटिस्ट अर्लियर बिलीव्ड माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट, दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। पहले का जो विश्वास क्या था कि हमारा जो मन है और बॉडी दोनों अलग अलग है, और ये दोनों एक दूसरे को प्रभाव नहीं करता है, यानी कि ये माइंड और बॉडी का कोई रिलेशन नहीं है ना। यह पहले का मानना था, पहले का विश्वास था। और अभी का विश्वास क्या है, न्यू बिलीफ, यानी कि मॉडर्न साइंस नाउ स्टडी शोज
माइंड एंड बॉडी अफेक्ट ईच अदर, थॉट्स एंड इमोशंस कैन चेंज बॉडी प्रोसेसेस। यानी कि अभी का जो बिलीफ सिस्टम है, अभी का जो मॉडर्न साइंस, वो क्या बोलता है कि नहीं, माइंड और बॉडी एक दूसरे को प्रभाव करता है, एक दूसरे को असर करता है। और हमारा जो थॉट है, इमोशन है, उस वजह से क्या होता है, हमारा जो बॉडी है उसमें कुछ चेंजेस भी लाता है। पहले का बिलीफ क्या था कि हमारा मन और शरीर दोनों अलग अलग है, और मन क्या करेगा, शरीर को प्रभाव नहीं कर सकता। ये पहले का बिलीफ था। लेकिन अभी का जो मॉडर्न साइंस वो क्या बोल रहा है कि नहीं, मन और शरीर एक दूसरे को प्रभाव करता है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे कि हमारा जो थॉट है, हमारा जो सोच है, हमारा जो इमोशन है, उसके वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। ये अभी का साइंस का बिलीव है। ठीक है, देखिए यहाँ थिंकिंग कैन अफेक्ट द बॉडी। हम जो सोचते हैं उस वजह से क्या हो सकता है, हमारा बॉडी पर असर करता है। हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, हम जो फील करते हैं, उस वजह से भी क्या होता है, हमारा शरीर में कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, कुछ बदलाव भी होता है। ठीक है, साइंटिस्ट दे पॉजिटिव इन ऑर्नेस डिड इम्पोर्टेंट स्टडीज ही शोड। जो साइंटिस्ट जो हैं, जो थे डी पॉजिटिव इन ऑर्नेस, वो स्टडी किया और कुछ अच्छा जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी उन्होंने निकाला। वो क्या निकाला, देखिए, पेशेंट विथ ब्लॉक्ड आर्टरीज वी आर टोल्ड टू इमेजिन ब्लड फ्लोइंग नॉर्मली। दे प्रैक्टिस्ड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। आफ्टर सम टाइम देयर ब्लॉकेज बिकम लेस। दिस shows mind can help heal the body. Their blockage became less। ठीक है, अब ये क्या स्टडी है, आपका जो साइंटिस्ट जो थे डी पॉजिटिव इन ऑर्निस, उनका एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि एक जो पेशेंट जो थे, उस पेशेंट का जो आर्टरीज जो होता है, जो ब्लड वेसल जो होता है, वो ब्लॉक हो जाता है किसी भी कोई कारण की वजह से। ठीक है ना, अब जब आर्टरीज में जब ब्लॉकेज आ जाता है या ब्लड वेसल्स में कुछ रुकावट आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो जो होता है, जो बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ब्लड का, वो नॉर्मल तरीके से आपका नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या हो सकता है कि आपका बॉडी डैमेज कर सकता है, कुछ ऑर्गन भी डैमेज कर सकता है, आपका जो बॉडी पार्ट्स है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, है ना। तो क्या हुआ है कि एक जो पेशेंट जो थे, उनका क्या हुआ था, उनका जो ब्लड वेसल है, उनका जो आर्टरीज है, वो ब्लॉक्ड हो गया था। लेकिन ये जो साइंटिस्ट जो हैं डी पॉजिटिव इन ऑर्निस, उन्होंने क्या कहा कि तुम विजुअलाइज करो, अच्छा पॉजिटिव विजुअलाइज करो, यानी कि तुम कुछ अच्छा सोचो। तुम क्या सोचो कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा जो ब्लॉकेज है आर्टरीज में, वो ब्लॉकेज नहीं है, वो काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी का बॉडी में ब्लॉकेज है ना, आर्टरीज में जो ब्लड जो वेसल है उसमें कुछ रुकावट आ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि खून ठीक से आ नहीं रहा, जा नहीं रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये जो साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने क्या कहा कि तुम ये मत सोचो कि आपका आर्टरीज में या आपका ब्लड वेसल में कुछ ब्लॉकेज है। आप ये सोचो कि मेरा जो ब्लड जो वेसल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा जो नली है, पाइप जो आर्टरीज का जो नली जो होता है वो अच्छा काम कर रहा है, और जो ब्लड अच्छा नॉर्मल तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तुम ये सोचो। तो ये सोचने के बाद क्या हुआ, उसका जो ब्लॉकेज जो था, जो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज जो था, वो आपका ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं, तो वो अच्छा सोच की वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो बॉडी है वो क्योर हो सकता है, आपका जो बॉडी वो ठीक हो सकता है। यानी कि आप जो सोचते हैं उस वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी में प्रभाव भी करता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो बॉडी में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट निकाला, किसने निकाला, दे पॉजिटिव इन ऑर्नेस ने। ठीक है ना, आप देखिए, मेंटल इमेजरी हेल्प्स क्योर फियर। जो हमारा जो मन का जो काल्पनिक जो कुछ भी तस्वीर है या जो इमेजिन जो कर रहे हैं, है ना, उसका मतलब क्या होता है कि मेंटल इमेजरी मीन्स मेकिंग पिक्चर्स इन योर माइंड। हम जो मन में जो तस्वीर जो बनाते हैं, उस वजह से क्या हो सकता है कि आपका बॉडी में कुछ असर करता है। अगर आप कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ आप अच्छा विचार करेंगे, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि आपका बॉडी हिल भी हो सकता है ना। जैसे कि देखिए, दिस मेथड इज यूज टू क्योर फोबियाज, इरेशनल फियर्स, reduce fear of things like heights, darkness, animals। और ये फोबिया क्या है, फोबिया एक स्थिति होता है, एक सिचुएशन होता है जो इंसान लोग डर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ नॉर्मल जो डर होता है ना, उस नॉर्मल से कुछ ज़्यादा डर जाना, उसको हम लोग फोबियाज बोलते हैं। जैसे कि किसी को हाइट से ज़्यादा डर लगता है,
जैसे कोई माउंटेन पहाड़ में चढ़ गया, जब वो पहाड़ में चढ़ गया, जब वो नीचे दिखता है तो उसको बहुत डर लगता है। डर तो एक्चुअल में होता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं जो कि वो नॉर्मल डर से वो ज़्यादा ही होता है। तो उस चीज़ को हम लोग फोबियाज बोलते हैं। किसी को अंधेरा में डर लगता है, जैसे कि मान लीजिए 5 लोग एक अंधेरा रूम में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो कुछ लोग डरेंगे लेकिन वो फिर भी कॉमेडी करेंगे, लेकिन कुछ उसमें से कुछ एक इंसान ऐसा भी होगा जो नॉर्मल डर से वो ज़्यादा ही डरेगा। जब कोई इंसान नॉर्मल डर से जब कोई ज़्यादा डर जाता है, जब ज़्यादा ही बाउंड्री क्रॉस कर जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग फोबियाज बोलते हैं। जैसे कि किसी को हाइट से डर होता है, किसी को अंधेरा से डर लगता है, किसी को जानवर से भी डर डर लगता है। कभी कभी होता है जैसे कि मान लीजिए जब कोई सामने जब कुत्ता आता है तो बहुत लोग कुत्ता को दूर भगाता है या उस कुत्ता के नज़दीक नहीं आता। बहुत लोग भी ऐसा होते हैं जिसको कुत्ता पसंद नहीं है, अब बहुत लोग उनको डर रहता है कि काट ना ले, है ना। तो एक फोबिया से, तो ये जो मेंटल इमेजरी क्या होता है कि, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो फोबिया है, अगर वो अच्छा सोचेगा कि नहीं हमको हाइट से डर नहीं लगता, अगर वो कुछ अच्छा काल्पनिक सोच रखेगा, अगर वो कुछ अच्छा पिक्चर सपना माइंड में बनाएगा, तो हो सकता है कि उसका जो फोबिया है वो थोड़ा कम हो जाए, उसको जो डर है वो कम हो जाए। जैसे कि अंधेरा है ना, अगर वो मन में बना ले कि नहीं अभी अंधेरा नहीं है, रोशनी है, तो हो सकता है कि जो एक्चुअल में जो अंधेरा है उसको अंधेरा नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई हाइट में कोई माउंटेन में चढ़ गया है ना, तो हो सकता है जब नीचे दिखेगा उसको डर लगेगा। तो ये जो मेंटल इमेजरी क्या है कि अगर वो मन में सोचेगा कि नहीं हाइट नहीं है, हाइट तो बहुत कम है, तो ये जो सोच है, ये जो तस्वीर अगर वो अपना मन में बनाएगा, तो हो सकता है कि उसका जो फोबियाज है, उसका जो डर है वो कम हो सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट किनका है, उस साइंटिस्ट का है जो बताया है कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ से आप कोई चीज़ फील कर रहे हैं, जो कि आप कुछ भी है तो जैसे कि दुख फील कर रहे हैं या आपको डर लग रहा है, तो आप अच्छा को सोचिए, आप अच्छा तस्वीर बनाइए, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो डर है वो ख़त्म हो सकता है, और आपका जो फोबियाज है या आपका जो दुख है वो थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आपका आया है, एक नया कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, न्यू फील्ड, एक नया मैदान है, एक नया फील्ड है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। A new subject called psychoneuroimmunology studies how mind affects the immune system। एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया फील्ड आया है जिसको हम लोग बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप कुछ अच्छा सोचेंगे तो उस सोच की वजह से क्या होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम उस पर कुछ प्रभाव करता है, उस पर कुछ असर करता है। और क्या असर करता है, देखिए, इट शोज पॉजिटिव थॉट्स कैन स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, नेगेटिव इमोशन कैन वीकन हेल्थ। और ये जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है वो क्या करता है कि अगर आप अच्छा कुछ सोचेंगे, अगर आप कुछ अच्छा विचार करेंगे, तो आपका जो इम्यूनिटी है, आपका जो क्षमता है सहने का, वो आपका मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप कुछ आप गलत सोचेंगे, गलत इमोशन लेकर रहेंगे, तो आपका जो शरीर है वो और कमज़ोर हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बीमार पड़ गया, एक्चुअल में ये आपका जो इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सिस्टम यानी कि शील्ड, आपका एक सुरक्षा कवच। जब आप बीमार होते हैं ना, तो इम्यूनिटी क्या करता है कि डिजीज से लड़ता है, आपको ज़्यादा कमज़ोर होने नहीं देता है। तो एक इम्यूनिटी क्या है, आपका एक ढाल है, एक सुरक्षा कवच है जो आपको बहुत जो डिजीज जो होता है उससे आपको बचाता है। ठीक है ना। तो अगर जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीमार है, ठीक है ना, तो कुछ अच्छा विचार है ना, अगर आप बीमार के समय अगर आप कुछ आप अच्छा सोचेंगे, कुछ आप अच्छा विचार करेंगे, तो आपका जो इम्यूनिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा, है ना। लेकिन अगर आप बीमार में अब नेगेटिव सोचेंगे, अब ये सोचेंगे कि नहीं अब हम बीमार हो गए हैं, अब हम ठीक नहीं हो सकते, हम और बीमार हो जाएंगे, तो ये आपका नेगेटिव थॉट है, ये आपका नेगेटिव इमोशन है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे कि अब हम कभी उठ नहीं पाएंगे, हो सकता है कि अब हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, हम दोस्त के साथ खेल नहीं पाएंगे, तो ये जो नेगेटिव जो इमोशन है उसके वजह से क्या हो सकता है कि आपका शरीर और कमज़ोर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बीमार के समय अगर आप अच्छा को सोच रहे हैं कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, कल तक तो हम ठीक ही हो जाएंगे और परसों को तो हम चलने भी लग जाएंगे, अगर ऐसा सा विचार करेंगे, जब ऐसा सा जब सोचेंगे, थॉट्स लाएंगे, तो हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो एक नया फील्ड है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज का जो क्लास है हम लोग उसको यहीं तक हम लोग एंड करते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो अगर इस क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, कुछ भी आपका क्वेरीज रहेगा या प्रॉब्लम रहेगा, तो आप हमको पूछ सकते हैं और उस चीज़ का हम उसको हल करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।